नमस्कार। आज के आयुर्वेद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आरंभ करते हैं इस हफ्ते की न्यूज़ इनसाइट से। 5 नवंबर 2024 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर दिसंबर 2024 से यूजीसी नेट में आयुर्वेदा बायोलॉजी अर्थात आयुर्वेद जीव विज्ञान को एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। इस विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम आयुर्वेद भारती की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि यूजीसी नेट में आयुर्वेद जीव विज्ञान को एक पेपर के रूप में शामिल करने से इच्छुक छात्रों को आयुर्वेद के संस्कृत ग्रंथों का पता लगाने और इन ग्रंथों में निहित गहन ज्ञान को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि समकालीन जैविक विज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक समग्र और टिकाऊ मॉडल तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद जीव विज्ञान में अपना पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने के पश्चात छात्रों को विश्वविद्यालयों में शामिल होकर शोध करने और छात्रों की भावी पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रोफेसर कुमार ने आगे बताया कि जैसे जैसे लोग प्राकृतिक और समग्र स्वास्थ्य सेवा के लाभों के बारे में अधिक जागरूक होते जा रहे हैं, आयुर्वेद ने एलोपैथिक चिकित्सा के विकल्प के रूप में लोकप्रियता हासिल की है, जिससे इस क्षेत्र के तेजी से विस्तार में योगदान मिला है। उन्होंने कहा, आयुर्वेद को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के साथ तेजी से एकीकृत किया जा रहा है। इसलिए हमें आयुर्वेद को समकालीन विज्ञान के नजरिए से समझना चाहिए। यूजीसी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के माध्यम से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट आयोजित करता है। नेट साल में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित किया जाता है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष आर जोशी के एक नोटिस के अनुसार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग ने 25 जून 2024 को आयोजित अपनी 581वीं बैठक में दिसंबर 2024 से यूजीसी नेट के लिए विषयों की मौजूदा सूची में आयुर्वेद जीव विज्ञान यानी आयुर्वेदा बायोलॉजी को एक अतिरिक्त विषय के रूप में जोड़ने का निर्णय लिया है। कुछ लोगों के लिए यह एक नया विषय सा प्रतीत हो रहा है, जबकि आप लोगों को बता दें कि जेएनयू नई दिल्ली के स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज में आयुर्वेदा बायोलॉजी में 5 वर्षीय एकीकृत बीएससी एमएससी कार्यक्रम 2020 से चल रहा है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी आयुर्वेद बायोलॉजी के विभिन्न ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स चलाए जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने सामान्य बीमा कवरेज में आयुष अस्पतालों को शामिल करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आयुष बीमा कवरेज और पहुंच का विस्तार करने के लिए विशेषज्ञों, राज्य अधिकारियों और बीमा नेताओं को एक साथ लाया गया। आयुष मंत्रालय ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र आंदोलन इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस IIMUN के सदस्यों के साथ विशेष सत्र की मेजबानी की। मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने इस बारे में जानकारी साझा की कि आयुष को वैश्विक मान्यता कैसे मिल रही है और
पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए भारत के समर्पण पर प्रकाश डाला, जिससे दुनिया में अधिक से अधिक लोगों को इस समृद्ध विरासत को अपनाने में मदद मिल सके। आयुष मंत्रालय द्वारा साझा किए गए एक अध्ययन में अश्वगंधा से प्राप्त विथाफेरिन ए को टीबी इम्यूनोथेरेपी में एक आशाजनक सहायक के रूप में उजागर किया गया है, जो आधुनिक चिकित्सा में अश्वगंधा की महत्वपूर्ण क्षमता को रेखांकित करता है। बाय बूस्टिंग इम्यून रेस्पॉन्सेस, promoting macrophage polarization, enhancing immune pathways, stimulating memory T cell enrichment, and reducing TB recurrence risk, ashwagandha emerges as a powerful natural ally in the fight against tuberculosis. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY का विस्तार किया। आज का आयुर्वेद अनुसंधान ज्ञान। डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, JS आयुर्वेदा महाविद्यालय, नाडियाड, गुजरात के डॉक्टर कृणाल महेश भाई पटेल, डॉक्टर मनीष वाडीलाल एवं डॉक्टर नरसिंह लाल सिवेनारियन ने एक क्लिनिकल रिसर्च पब्लिश की थी, जिसका शीर्षक है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस विथ उदुम्बर क्वाथ एंड उदुम्बर क्वाथ बस्ती, अ सिंगल केस रिपोर्ट। अल्सरेटिव कोलाइटिस कोलोनिक म्यूकोसा अर्थात बड़ी आंत के म्यूकस लेयर का एक ऐसा रोग है जिसके कारण का अभी तक सटीक पता नहीं लगाया जा सका है। बड़ी आंत में क्रोनिक इन्फ्लामेशन अर्थात बहुत समय से सूजन हो जाती है। इसकी चिकित्सा करने पर कुछ समय के लिए तो आराम मिल जाता है, किंतु यह रोग, इसके लक्षण फिर से और बार बार होते रहते हैं। इसके मुख्य लक्षणों में मलाशय यानी रेक्टम से खून आना और बलगम जैसा चिकना पदार्थ निकलना और खूनी दस्त है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इस बीमारी का कोई स्थायी उपचारात्मक एवं सुरक्षित उपाय नहीं है। पेशे से वकील 32 वर्षीय पुरुष, जिसे पिछले 6 वर्षों से अल्सरेटिव कोलाइटिस का निदान किया गया था, पेट दर्द के साथ, रक्त और म्यूकस के साथ, बार बार मल आने की शिकायत के साथ अस्पताल आए थे। उनकी चिकित्सा में डॉक्टर्स की टीम ने उदुम्बर क्वाथ वस्ती, ब्राह्मी घृत का नस्य और विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों जैसे लोद्र मुस्ता नाग केशर का चूर्ण और कुटज घनवटी का निर्दिष्टानुसार उपयोग करवाया। 1 महीने के चिकित्सकीय प्रबंधन के पश्चात मल की आवृत्ति कम हो गई और 1 साल के फॉलोअप ट्रीटमेंट के पश्चात यह रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। चिकित्सा के पश्चात कोलोनिक हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी भी करवाया गया, जिसमें भी आशातीत सुधार पाया गया है। यह केस रिपोर्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रबंधन में आयुर्वेदीय उपचार के महत्व को दर्शाती है। आज का वानस्पतिक ज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे एक दिव्य वनस्पति के बारे में जिसका नाम है अग्निमंथ। अग्निमंथ एक औषधीय वृक्ष है। अग्नि का अर्थ है आग यानी फायर और मंथ का अर्थ है मंथन। प्राचीन काल में अग्नि उत्पन्न करने यानी आग जलाने के लिए इसकी लकड़ी के टुकड़ों को एक दूसरे से रगड़ा जाता था। यह जड़ी बूटी दशमूल नामक प्रसिद्ध जड़ी बूटियों के समूह में से एक है।
अग्निमंथ का बॉटनिकल नेम है प्रेमना मुक्रोनाटा और प्रेमना सेरासियोफोलिया। अग्निमंथ की फैमिली है वर्बिनेसी। अग्निमंथ के संस्कृत पर्यायवाची शब्द है अरणी, जयंती, गणकारिका, जया, तरकारी, वातग्नि, वैजंतिका, श्रीपर्ण, नादेई। अग्निमंथ को महर्षियों ने विभिन्न वर्गीकरण किया है। महर्षि चरक ने इसे शोतहर, शीत प्रशमन और अनुवासन उपाय में वर्गीकृत किया है। वहीं महर्षि वाग्भट ने इसे वीर तरवादी गण और वरुण आदि गण में वर्गीकृत किया है। महर्षि सुश्रुत ने इसे वीर तरवादी और वरुण आदि गण के साथ वात शमन गण में भी वर्गीकृत किया है। अग्निमंथ के पार्ट्स में उसका मुख्य रूप से उसकी तना का बार्क यानी उसकी तना का त्वक, उसका छिलका, उसका मूल उपयोग में लाया जाता है। आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें तो अग्निमंथ का रस तिक्त, कटु, कषाय और मधुर रस होता है। अग्निमंथ के गुण लघु और रुक्ष है। अग्निमंथ का वीर्य उष्ण वीर्य है। अग्निमंथ का विपाक कटु विपाक है और अग्निमंथ का दोषों में प्रभाव वात कफ शामक होता है। अग्निमंथ की मात्रा, उपयोग मात्रा यदि हम बात करें तो अग्निमंथ का चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। अग्निमंथ का क्वाथ 50 से 100 ml की मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। अग्निमंथ के पत्तों का भी औषधीय प्रयोग किया जाता है। उसके पत्तों का स्वरस, उसके लीफ का फ्रेश जूस 10 to 20 ml पर डे के डोज में उपयोग में लाया जा सकता है। अग्निमंथ के विभिन्न विशिष्ट योग मार्केट में उपलब्ध है और क्लासिकल टेक्स्ट में भी उनका वर्णन किया गया है, जिनमें शोनाक आदि लेप जिसका पूर्व स्तंभ में उपयोग किया जाता है, बालादि लेप का ग्रंथि में उपयोग किया जाता है, अगरुवादी तेल का उपयोग ज्वर में किया जाता है, औषधीय अयस्कृति का निर्माण किया जाता है इससे, और उसका उपयोग स्थौल्य और मूत्रकृच्छ यानी डिसयूरिया में किया जाता है। पंचमूलादि घृत जिसे शिरोरोग और कर्ण रोग में उपयोग किया जाता है। दशमूल की क्षीर वस्ती भी इससे बनाई जाती है जिसका उपयोग शूल रोग और प्रवाहिका में किया जाता है। अग्निमंथ आदि लेप का उपयोग वातज सोफ में किया जाता है। इसके साथ ही दशमूल आदि अवलेह और दशमूलारिष्ट में भी अग्निमंथ का उपयोग किया जाता है, जो कि रसायन और वात शमन और साथ ही प्रसूति अवस्था में इसका उपयोग करते हैं। आज का औषध ज्ञान। आज की हमारी शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक औषधि है अजमोदादी चूर्ण। अजमोदादी चूर्ण का उपयोग मुख्य रूप से पाचन संबंधी और पाचन संबंधी में भी विशेष रूप से आमावस्था में और वात कफज व्याधियों में किया जाता है। अजमोदादी के इंग्रेडिएंट्स यानी उसके घटक है अजमोदा, विडंग, सैंधव लवण, देवदारू, चित्रक, पिपली मूल, शतपुष्पा, पिपली, मरीच, हरितकी, वृद्ध दारुक और नागर यानी सुंठी। अजमोदादी का मात्रा 1 से 3 ग्राम और उसका अनुपान गुनगुना जल या उष्णोदक है। अजमोदादी चूर्ण का उपयोग तक्र यानी मठा के साथ भी किया जा सकता है। अजमोदादी चूर्ण का उपयोग मुख्य रूप से रूमेटाइड आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द और सूजन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पीठ दर्द, साइटिका और ऐसे अन्य जोड़ों के रोग में उपचार हेतु किया जाता है। वायरल बुखार के बाद जब रोगी का शरीर और उसकी मांसपेशियों के साथ जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है और उसके अलावा बर्साइटिस में भी अजमोदादी चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अजमोदादी चूर्ण का चूंकि उष्ण वीर्य होता है, इसीलिए इसका उपयोग
गर्भावस्था और बच्चों में बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आज का योग ज्ञान। आज हम योग में देखने वाले हैं अर्धचक्रासन। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बहुत ही सरल योग आसन है। इससे शरीर का लचीलापन बढ़ता है, मांसपेशियों को सशक्त बनाने में सहयोगी होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के प्रबंधन में यह लाभकारी है। इसके साथ ही मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड विभिन्न समस्याओं में इसका उपयोग, इसका लाभ हम देख सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले सप्ताह इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।